देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके पास। फ्रिंजेस आर ऑक्यूपाइड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये आपको दे रखी है वेवलेंथ 5.45 10⁵ सेंटीमीटर। ए थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक थिन ग्लास प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। देन प्लेस नॉर्मली इन द पाथ ऑफ द इंटरफेरेंस बीम, normally in the path of the interference beam and the central bright band of the system is found to be, वो कह रहा है कि जो सेंट्रल ब्राइट ग्लास स्लैब के कारण जो सेंट्रल ब्राइट जो यहाँ मिलनी चाहिए थी वो शिफ्ट हो गई मान लें किसी पॉइंट P डैश पे। वो कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ द सिस्टम इज फाउंड टू मूव इन द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो जो इस ग्लास स्लैब के कारण क्या हुआ कि पहले सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, वो किधर शिफ्ट हो गया थर्ड ब्राइट फ्रिंज के पास। शिफ्टिंग किधर होगी टुवर्ड द थर्ड ब्राइट, ठीक है। फ्रॉम द सिस्टम फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट की क्या निकालनी है आपको, थिकनेस निकालनी। तो आप लोगों ने निकाला था सुबह कि शिफ्टिंग किसके बराबर था, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, ठीक है। वो कह रहा है ये शिफ्टिंग किसके बराबर होगी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की, किसके बराबर होगी, थर्ड ब्राइट। तो थर्ड ब्राइट के लिए हम किसके क्या लिखते हैं कि 3 लैम्डा डी बाई डी, मतलब y बराबर है किसके, थर्ड ब्राइट फ्रिंज की। शिफ्टिंग का होगी थर्ड ब्राइट फ्रिंज के पास। तो आप सीधा क्या से क्या लिखोगे, ये लिख दोगे आप लोग। पहले मैं फिर से बताती हूँ डायग्राम बना के कि आपके पास पहले जब ग्लास स्लैब नहीं थी तो आपके पास सेंट्रल ब्राइट यहाँ मिल रही थी, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे ग्लास स्लैब डाली तो ये सेंट्रल ब्राइट यहाँ से शिफ्ट हो गई और ये कहाँ पे मिल रही है, थर्ड ब्राइट के पास, इधर शिफ्ट होगी। ये वाई पोजीशन 3 ब्राइट के बराबर शिफ्ट होगी। क्या लिख दोगे, 3 लैम्डा डी बाई डी बराबर हो जाए किसके, म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी, डी से डी कैंसिल। 3 लैम्डा उसने दे रखा आपको 5.45 सेंटीमीटर के, आप लोग मीटर बना लो या सेंटीमीटर में आ जाएगा आपके पास आंसर। 10⁵ म्यू, म्यू आपको दे रखा कितना 1.5 माइनस 1 इंटू टी, ये बन जाएगा आपके पास 0.5 टी बराबर 3 इंटू 5.45 10⁵5। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5.45 10⁵5 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको सोल्व कर लेना। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को 32.7। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32.7 10⁻⁵ है सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये माइनस आएगा यहाँ पे, इस पे माइनस कर लेना, ये क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो फिर आंसर में ये माइनस आएगा आपके पास, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। सिंपल था कि फ्रिंज जो है शिफ्ट हो रही है, कितने के बराबर शिफ्ट हो रही है, थर्ड ब्राइट के बराबर। फ्रिंज कहाँ शिफ्ट होगी, सेंट्रल ब्राइट थर्ड ब्राइट में फिर शिफ्ट होगी न्यू पोजीशन। मतलब ये आप ये कह सकते हो कि ये ओल्ड पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, और ये क्या आ गई, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। ये इतनी शिफ्ट हो जाएगी। कब शिफ्ट होगी इतनी थर्ड ब्राइट में, वो कब जाएगी, जब थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आपकी इतनी हो। सेंट्रल ब्राइट में कब जाएगी, जब थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब आपकी इतनी हो जाए। नोट करिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन लिखिए इसी पे बेस्ड। हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, ये भी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आपका इसमें नंबर ऑफ फ्रिंज
नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड को देखो आप डायरेक्ट क्या समझ सकते हो, मान लिया आपके पास ओल्ड सेंट्रल ब्राइट थी आपके पास पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट पे थी यहाँ पे, और ग्लास स्लैब के इंट्रोड्यूस करने के कारण आपके पास जो सेंट्रल ब्राइट है वो यहाँ शिफ्ट होगी पी डैश पे, जिसको आप क्या कह रहे हो, न्यू सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, तो कह रहा है कि ना वो कितने फ्रिंज शिफ्ट हो गई ऊपर, 4 फ्रिंज ऊपर गई, वो 5 फ्रिंज गई, 10 फ्रिंज गई, कितने फ्रिंज ऊपर गई। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट किसके बराबर होगा, जितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है डिवाइडेड बाय एक फ्रिंज की विड्थ से डिवाइड कर दो उसको, जितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई डिवाइड बाय फ्रिंज की एक फ्रिंज की विड्थ से क्या कर दो डिवाइड, तो ये y निकल जाएगा आपके पास। अब लिखेंगे फ्रिंज शिफ्टेड डिवाइडेड बाय फ्रिंज विड्थ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रिंज शिफ्टेड का फॉर्मूला क्या था आपके पास, म्यू माइनस 1 t डी बाई डी, और एक फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, 1 फ्रिंज विड्थ, ऐसे लिख लो 1 फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज की विड्थ से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अरे ऊपर कितना गया वो, कितना फ्रिंज शिफ्ट हुई, कितनी डिस्टेंस वो शिफ्ट हुआ, कितनी डिस्टेंस वो शिफ्ट हुआ। ठीक है, डिवाइड बाय एक फ्रिंज की विड्थ, तो आपके पास एक फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला कितना था, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यही था हमारे पास। तो यहाँ से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा लैम्डा डी बाई डी, तो ये डी से डी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नोट करिए जल्दी से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, ये शिफ्ट क्या हुआ बाई, तो y डिवाइडेड बाई 1 फ्रिंज विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज, ऐसे लिख लो विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज, द लैंग्वेज लिख लो विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज। ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ मैं दूसरी लैंग्वेज, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, y क्या डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज, विड्थ ऑफ 1 फ्रिंज। ये कितनी डिस्टेंस गया और एक फ्रिंज विड्थ से क्या कर दिया उसको डिवाइड, तो हमारे पास क्या निकल जाए, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज वहां पे शिफ्ट हुआ, ब्राइट डार्क कितनी फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट का मतलब y से ही है, यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट का मतलब डिस्टेंस कह दो, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी है और एक फ्रिंज विड्थ से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो वो क्या मिल जाएगा आपका नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड। तो वो 4 फ्रिंज शिफ्ट हुई ऊपर, वो 5 फ्रिंज शिफ्ट हुई, तो आपके पास वहां पे निकल जाए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इस वे से, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन लिखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या डालूं मैं यहाँ से, इसको हटा दूं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, अरे मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर used in
young double slit experiment. One of the slit is covered by the transparent sheet. One of the slit is covered by a transparent sheet. Transparent sheet of thickness 1.8 10 raised to the power -5 meter. Made of a material of refractive index. Made of a material of refractive index 1.6. How many fringes will shift due to the many fringes shift due to introducing the glass slab. ग्लास स्लैब के इंट्रोड्यूस करने के कारण कितनी नंबर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा. तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने निकाला. नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल राइट या मैक्सिमा डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ वन फ्रिंज. क्या आया था आपके पास, n इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 t डिवाइडेड बाई लैम्डा. ठीक है, ये फॉर्मूला निकाला था अभी आपने. तो आपके पास बाकी सब चीजें गिवन है. म्यू कितना दे रखा 1.6 माइनस 1. थिकनेस कितनी दे रखी है आपके पास 1.8 10 रेज़ टू द पावर -5. लैम्डा दे रखा आपको कितना 600 नैनोमीटर. 600 into 10 raised to the power -9. इसको सोल्व कर लो तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट. ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 18 के आसपास. तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगा, वो 18 फ्रिंज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. कितनी फ्रिंज शिफ्ट होगी, 18 फ्रिंज. नोट करिए जल्दी से, करो जल्दी से, नोट करो इसको. देखिए क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि ये वेव जा रही थी, इसके रास्ते में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस क्या है t1. ये दूसरी वेव थी नीचे से S2 स्लिट से, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है और थिकनेस क्या है इसका t2. तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द t2 की थिकनेस बताइए कितनी हो सच दैट एट सेंट्रल मैक्सिमा is central maxima is formed at P. Central maxima is formed at P. Central maxima इधर लिख दूं, is formed at P. इस T2 की थिकनेस कितनी हो कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पे फॉर्म्ड हो, एट P पे फॉर्म्ड हो आपके पास. ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ से, तो देखो ये वेव जब आपका पार्ट डिफरेंस, इसमें ग्लास स्लैब के कारण पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू t1. ग्लास स्लैब के कारण पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, μ2 माइनस t1. तो ये इसके द्वारा जो पार्ट डिफरेंस चला तो क्या लिखोगे S1p प्लस, इसको 1 रे कहते हो, इसको 2 वे कहते हो. क्या लिखोगे S1p प्लस μ1 माइनस 1 इंटू t1. ये फर्स्ट रे के द्वारा पाथ चलेगी. ये क्या है, पाथ ट्रेवल बाय द फर्स्ट रे. ग्लास स्लैब पे कहां इतना पाथ और S1p रेव चली इतनी एयर के अंदर. दूसरा S2p प्लस μ2 माइनस 1 इंटू t2 बाय सेकेंड रे. इस सेकेंड रे ने पाथ ट्रेवल करा इतना. ये क्या है, पाथ ट्रेवल बाय
ठीक है। अब देखो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं है तो आपके पास इस P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे जो वेव आएंगी ये S1 और ये S2P, S1P बराबर होगा किसके, S2P पे। अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे नहीं है तो दोनों के द्वारा जो पाथ ट्रेवल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0। S1P बराबर होगा किसके, S2P के। तो S1P बराबर है किसके, S2P के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, तो इस सेंटर P पे बनाएगी, सेंटर P पे अगर फ्रिंज बना रही है मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस, नेट दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है, 0। नेट पाथ डिफरेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द रे क्या होगा आपका यहाँ पे, 0। तो मैं क्या कह दूंगी, S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1 बराबर होगा S2P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू में T2P। ठीक है। अब आपको पता है कि S1P बराबर है किसके, S2P, क्योंकि एयर में तो बराबर ही चली। जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो सिर्फ इनकी ग्लास स्लैब के कारण क्रिएट होगा। वो कितना क्रिएट हो रहा है, μ1 माइनस 1 इंटू T1, μ2 माइनस 1 इंटू T2। एयर में तो दोनों बराबर ही चल रही P पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ से ये आपस में कैंसिल, क्या मिला, μ1 माइनस 1 इंटू T1 बराबर होगा μ2 माइनस 1 इंटू में T2। ठीक है। μ1 कितना दे रखा आपको 2 माइनस 1, T1 दे रखा 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और T1 दे रखा 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। μ2 कितना दे रखा है आपके पास 1.5 माइनस 1 इंटू T2 आपसे पूछ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻�6, ये 0.5 इंटू T2 सोल्व कर लो, 1 इंटू 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, तो आया T2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻⁻5। इसको क्या लिख सकते हो, T2 को 0.2 पावर माइनस 5 मीटर। ठीक है। या इसको एक पॉइंट नीचे लाओगे तो 1 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻6 ऐसा लिख सकते हो। T2 को एक पॉइंट हटाओगे 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो कितना आ जाएगा ये 2 माइक्रोमीटर। मतलब T2 कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोमीटर होना चाहिए। तब इस P पॉइंट पे दोनों के द्वारा पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0, और सेंटर पे क्या बनाएगा, ये ब्राइट फ्रिंज। इस P पॉइंट पे क्या बनाएगा, वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। ठीक है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो स्लिट ग्लास स्लैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी। तो देखो जब ये ग्लास स्लैब में, तो दोनों S1P बराबर है किसके, S2P के। तो इस वेव में नेट पाथ कितना चला, S1P प्लस ग्लास स्लैब के कारण कितना एक्स्ट्रा पाथ है। इसी तरह आपके पास, इसी तरह यहाँ से S2P प्लस μ माइनस 1 इंटू T2 आएगा, इसके कारण पाथ डिफरेंस। अब ये P पॉइंट पे मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज बना रही है, मतलब P पॉइंट के ऊपर पाथ डिफरेंस क्या है, 0। P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस, इन दोनों का नेट पाथ क्या होगा, 0। तो माइनस करके ले जाओगे इधर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू μ1 माइनस 1 इंटू T1, μ2 माइनस 1 इंटू T2, ये सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगी T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोमीटर। मतलब ये T2 की थिकनेस अब 2 माइक्रोमीटर होगी, तब इन दोनों वेव के द्वारा P पॉइंट पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। पाथ डिफरेंस 0 का मतलब ये P पॉइंट पे क्या बनाएंगे, सेंट्रल मैक्सिमा बनाएंगे। ठीक है। नोट करिए जल्दी से एक बार इस पॉइंट को, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ऑप्टिकल पाथ क्या होता है और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड द ज्योमेट्रिकल पाथ। देखो वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पर इनडायरेक्ट वे में शायद आपको समझ नहीं आया। देखिए बात करते जो मैंने सुबह ही आपको जो लेक्चर समझाया था, पहला जो लेक्चर था उसी में बता दी थी बातें आपको। हेडिंग डालिए ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव फिट इनटू दैट पाथ, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, वेयर n इज एन इंटीजर। n क्या होता है कि इंटीजर नंबर। एक वेवलेंथ, उस पाथ के अंदर एक वेवलेंथ आ रही है, 2 वेवलेंथ है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, 6 लैम्डा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ। ड्रॉ रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल
between optical path and the geometrical path। ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ में क्या रिलेशन है? देखो डायरेक्ट में कहीं बच्चों तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ ओपीएल का मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसके बराबर होती है? म्यू टाइम्स होती है ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। आपको याद तो यही रखना है कि डेल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एल। डेल किसके बराबर होता है? म्यू टाइम्स ऑफ द एल। मतलब ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, ये म्यू आ गया, और एल क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिकल लेंथ को बता रहा है। आया कैसे, कहां से देख सकते हैं? देखो डिस्टेंस ट्रेवल, मान लीजिए कोई वेव है किसी मीडियम में चल रही है, कोई भी ग्लास स्लैब था कुछ भी था, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव, ये वेव थी तो मीडियम में कितनी चली और एयर में कितनी चली। मान लीजिए इसी वेव के लिए पर्टिकुलर बात करूं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन द मीडियम, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? यहाँ पे वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। मीडियम में वेव किससे चलेगी? वी वेलोसिटी से, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द वेव, तो टाइम कितना हो जाएगा? t बाई t इज इक्वल टू d बाई v। d को मैं l कह दूं, ज्योमेट्रिकल लेंथ को मैंने l कह रखा, d को आप चाहो d कह लो, d को आप चाहो l कह लो, मैंने l कह दिया तो ये बन गया l बाई v, ठीक है। अब सिमिलरली निकालें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द एयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन एयर। एयर में कितनी चली बच्चों? यहाँ पे एयर में क्या लिखते हैं? स्पीड। देखो डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम। एयर में किससे चलेगी? स्पीड ऑफ लाइट से। क्या लिख दोगे? c इनटू टाइम। तो सेम टाइम के लिए, तो ये दो वेव मैंने माने अज्यूम करी यहाँ पे, तो सेम टाइम के लिए ये वेव, ये यहाँ पे क्या एयर, और उस सेम टाइम के लिए क्या है? मीडियम। तो सेम टाइम के लिए ये नीचे वाली रे एयर में कितनी चली, और सेम टाइम के लिए ये ऊपर वाली वेव मीडियम में कितनी चली, ठीक है, सेम टाइम में। तो ये एयर में चलेगी तो ऑब्वियस सी बात ही है ना कि थोड़ी आगे जाएगी, और ये क्या मीडियम में चलेगी तो कहीं मीडियम में कितनी भी चली आपके पास उस सेम टाइम के लिए। तो आपके पास क्या लिखा? एयर के लिए क्या लिखो? c इनटू टाइम, टाइम सेम है उसी के लिए, तो क्या लिख दोगे? c, ये टाइम t ये रहा आपके पास l बाई v, तो ये बना आपके पास l इंटू c बाई v। अब आप लोगों को पता है यहाँ से कि म्यू क्या होता है? c बाई v। म्यू की वैल्यू क्या होती है? c बाई v। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस को डेल से लिख दूं मैं, ठीक है, ये बना आपके पास c, ठीक है, तो l बाई v। तो आपके पास यहाँ से c बाई v की जगह क्या लिख सकते हो? म्यू लिख सकते हो। तो ये क्या आ गया? म्यू इंटू में l। ये क्या आ गया? म्यू इंटू में l। ये डेल क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिकल पाथ को, ऑप्टिकल पाथ को, और l क्या बता रहा है? ज्योमेट्रिकल पाथ। तो आपको इसकी सिर्फ क्या याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकल पाथ एंड ज्योमेट्रिकल पाथ। सब ज्यादा सारा याद नहीं रखना कुछ भी, बस ये याद रख लो कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है म्यू टाइम्स होती है किसकी? ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ, ठीक है। अब जो सुबह तुम लोगों ने पढ़ा था, एक बार नोट करो जल्दी से, एक बार मैं बता देती हूँ एक पॉइंट के लिए। यहाँ देख लो, इधर देखो, आपने पढ़ा था ग्लास स्लैब के कारण पाथ डिफरेंस। आपने सुबह क्या पढ़ा था? ग्लास स्लैब के कारण पाथ डिफरेंस। उस सेम टाइम के लिए ये म्यू इंटू, देखो ये मीडियम में चलेगी, तो कितनी चलेगी? म्यू इंटू टी टाइम्स, और ये किस में चलेगी? एयर में, तो टी चलेगी उस सेम टाइम के लिए। तो इसलिए क्या करेंगे? तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ से आपके पास म्यू इंटू टी माइनस का टी। तो ये इनका डिफरेंस आ जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो सुबह आपने थोड़ा लॉजिकली समझा था, उस चीज को मैं डायरेक्ट बता सकती थी यहाँ से कि इसके ये मीडियम में चलेगी, मीडियम में चलेगी तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू टी हो जाएगी। और उसी सेम टाइम के लिए नीचे वाली रे किसमें से चली? एयर में से चली, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ टी चलेगी, यहाँ से निकाला भी यही था हमने, तो म्यू टी माइनस टी। तो पाथ डिफरेंस विद द ग्लास स्लैब कितना आ गया था? म्यू माइनस 1 इंटू में टी। क्या था? पाथ डिफरेंस विद द ग्लास स्लैब क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ से भी इस चीज को कंसिडर कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से।